हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर का सिस्टम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका शायद पहला इंटरेक्शन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th-12th में। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कहते हैं? सबसे सिंपल डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उनके कंपाउंड्स, कार्बन और उनके यौगिक की स्टडी, एक्सेप्ट अ फ्यू कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, इनको छोड़कर जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? Organic compound, any of a large class, organic compound, any of a large class of chemical compounds in which one or more atoms of carbon are covalently linked to atoms of other elements. कार्बन जो है कोवैलेंटली लिंक्ड होता है जनरली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, अ फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स not classified as organic includes carbides, carbonate, carbon dioxide etc. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कोवैलेंटली जुड़ा होता है किसके साथ? कुछ और एलिमेंट्स, या तो खुद कार्बन के साथ या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक सवाल आता है कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ सेपरेट ब्रांच टू स्टडी कार्बोनेट कंपाउंड। पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं लगभग 110 एलिमेंट, 110 से भी ज्यादा, 118 एलिमेंट है, उसमें से एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है कार्बन। सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बाकी सबके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्या जरूरत पड़ी कि कार्बन की स्टडीज के लिए पूरी केमिस्ट्री बनाई जाए? तो इसका बहुत सिंपल सा कारण है, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है। बिकॉज कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन जितना बाकी सारे एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, उतना कंपाउंड कार्बन अकेले बनाता है। फिर मन में सवाल आया कि कार्बन इतने कंपाउंड्स क्यों बनाता है? व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड? कार्बन इतने कंपाउंड्स क्यों बनाता है? तो सोचिए, आप समझिए कि कोई ऐसा लड़का हो आपके क्लास में जिसकी दोस्ती पूरे स्कूल से हो, जूनियर से भी, सीनियर से भी, टीचर से भी, अपने मोहल्ले के बच्चों से भी। ऐसा कोई लड़का हो सकता है? बिल्कुल है। तो ऐसा क्यों होगा? तो कुछ तो उसमें क्वालिटी होगी जिसकी वजह से उसकी दोस्ती सबसे है। कार्बन की दोस्ती सबसे है, वो इतने कंपाउंड्स बनाता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? पहला कार्बन जो है, पहला रीजन जो है वो है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट ऐसा क्या मतलब है? कार्बन की 4 वैलेंसी, एक बार में 4 लोगों को पकड़ सकता है। दूसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, आगे भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कैटिनेशन? सेल्फ लिंकेज। कोई ना मिले तो कार्बन कार्बन चेन ही यहां से लेकर 100 किलोमीटर तक बना सकता है। ठीक है, कार्बन कार्बन चेन बना सकता है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जरूरत पड़ने पे कोई ना मिला तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बना सकता है। और साइक्लिक और ओपन चेन, ठीक है, कभी ओपन चेन कंपाउंड बनाता है, कभी साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है और कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, और इसके लिए हम एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ले सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। सबसे पहले एक साइंटिस्ट, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, शुरुआत में क्या ऑब्जर्व किया गया कि 2 तरह से आपको कंपाउंड्स मिल रहे थे। एक था लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जीवित वस्तुओं से, एक था निर्जीव यानी नॉन लिविंग मैटर से। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले उन्हें हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग से मिले उन्हें हमने कहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, शुरुआत में एक थ्योरी आई, उसको कहा वाइटल फोर्स थ्योरी। एक केमिस्ट हुए बर्जिलिस साहब, बर्जिलिस साहब ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके बीच में ही, इनके अंदर ही बनाए जा सकते हैं, बाहर आप चाहकर भी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जो लिविंग बॉडीज होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इनके अंदर एक वाइटल फोर्स होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक जो है, उनके बनने के लिए वाइटल फोर्स होना चाहिए, वो सिर्फ लिविंग बॉडीज में होता है। ठीक है, लेकिन
This led to believe that organic compound are formed under the influence of vital foods and they could not be prepared artificially. इनको आप artificially नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये मिथ बहुत समय तक चला और इस भ्रम को तोड़ने वाले साइंटिस्ट थे वोलर साहब ने। उन्होंने क्या किया कि वोलर कन्वर्टेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमोनियम साइनेट फाउंड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर्स इनटू यूरिया एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने सबसे पहली बार एमोनियम साइनेट को यूरिया में कन्वर्ट किया। एमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो ये मिथ पहली बार टूटा कि नहीं, अगर आप मन से रोएंगे तो फूटी आंख से भी आंसू आएंगे। अगर आप सही तरीके से कंपाउंड बनाएंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। और इस तरह की बातें, कोई वाइटल फोर्स होना चाहिए, ये सब मिथ्या थी। ये बातें और डिस्कार्ड हुई जब कोल्बे साहब ने एसिटिक एसिड बना लिया, ठीक है, और 1845 में, और बेर्थोले ने मीथेन बनाया 1856 में। तो इस तरह से बात डिसाइड हो गई कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये कूड़ा थी, बकवास थी, बेकार थी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर सही तरीके से बनाएंगे तो सारे कंपाउंड आर्टिफिशियली भी बनाए जा सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लीजिए। पहला डेफिनेशन है कैटिनेशन, जो अभी मैंने आपको बताया था। कैटिनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विथ वन अनदर फॉर्मिंग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेल्फ लिंकेज, हमेशा याद रखिएगा, एटम की वो प्रॉपर्टी जो खुद से ही वो लिंकेज करता है उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन में ये प्रॉपर्टी है कि ये कार्बन कार्बन लिंकेज करता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बना पाता है। जैसे देखिए ये कार्बन कार्बन का लिंकेज है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब होता है सेम। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? Homologous series may be defined as a series of similarly constituted compound in which the members possess same functional group, have similar chemical characteristics and have a regular gradation in their physical property. आप समझिए homologous series जैसे कि एक परिवार, एक फैमिली, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, एक जैसा रिप्रेजेंटेशन होता है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी होती है और चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। आप एग्जांपल के लिए एल्केन फैमिली, अल्कीन फैमिली, अल्काइन फैमिली, एल्डिहाइड फैमिली, कीटोन फैमिली, अमीन फैमिली, ये सब अपने अपने एक होमोलोगस सीरीज। तो सेम फैमिलीज को जो बिलोंग करते हैं उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और होमोलोगस सीरीज में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर होते हैं, लगातार जो मेंबर होते हैं, उनके बीच में हमेशा जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है। जैसे पहला मेंबर है मीथेन CH4, अगला मेंबर C2H6, इसमें आप एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो अगला मेंबर आ जाएगा। C2H6 में फिर से CH2 जोड़ दीजिए, C3H8 प्रोपेन मिल गया, फिर से CH2 जोड़ दीजिए, C4H10 ब्यूटेन मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है होमोलोगस सीरीज में कि जो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं इनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगला टर्म है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर। ये कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड ऐसा एक संजोग हो जाए कि वो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सके, उसे हम आइसोमर कहते हैं। कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पूरा एक चैप्टर है, इसके बाद वाला चैप्टर आइसोमेरिज्म, उस पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले हम ओपन चेन और क्लोज चेन में बांटते हैं। ओपन चेन में दो तरह के कंपाउंड हुए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड जुड़े हों। अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त, जिसका पेट नहीं भरा हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लोज चेन में हम देखते हैं होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब सेम, उसमें सभी सेम है, कार्बन एटम ही हो, वो होमोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो में कम से कम कोई एक एटम कार्बन से भिन्न हो तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो एक होमोसाइक्लिक होगा, एक हेट्रोसाइक्लिक होगा। उसी में आगे चल के आप देखिएगा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। अगेन एरोमेटिक केमिस्ट्री भी एक पूरी केमिस्ट्री है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड आप ऐसे समझिए, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड्स, और भी तरीके के कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। कुछ एग्जांपल देखिए, अल्केन्स। अल्केन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है,
CH3 CH2 CH3 प्रोपेन एग्जाम्पल लिया। एक हमने लिया अल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये हमने प्रोपेन लिया। एक कंपाउंड लिया अल्काइन, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये हमने इसमें इथाइन लिया। एलिफैटिक कंपाउंड विद अदर फंक्शनल ग्रुप, इस पे भी आएंगे फंक्शनल ग्रुप पे भी, जैसे हमने लिया इथेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड एग्जांपल देखिए, इसमें सभी कार्बन जो है, सभी एटम जो है वो कार्बन है, तो इसीलिए एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। और ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है। अगले पेज पर देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट, कम से कम एक एटम डिफरेंट होना चाहिए, तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। हेट्रोएलिसाइलिक कंपाउंड देखिए, ये टेट्राहेड्रोफ्यूरॉन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन लगा है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड पिरिडीन, ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे और फिनोल, नेफ्थलीन वगैरह कंपाउंड, ये सब हेट्रोसाइक्लिक है, ये सब हेट्रोसाइक्लिक है। ये होमोसाइक्लिक है बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, इन सब पे बाद में चर्चा होगी। तो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था, ओपन चेन और क्लोज चेन, क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आप कहते हैं एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का वो हिस्सा आप समझिए, जैसे रावण का जीवन जो था उसकी नाभि में था, वैसे एक कंपाउंड में एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो उसके सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम which governs all the physical and chemical properties of a compound are known as functional group। उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह, ठीक है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो जैसे ये आप एग्जांपल देखिए कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है, आपके पास ये पेंटेनोइक एसिड है, तो COH आपका फंक्शनल ग्रुप है, और उसके बाद जो बचता है उसे हम रेसिड्यू कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 5 कार्बन के या 4 कार्बन का भी होता तो भी वो एसिड कहलाता। कार्बन की संख्या बढ़ाइए या घटाइए, इसका परिवार एसिड फैमिली ही कहलाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो वो एटम जो कंपाउंड की सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज हाईली रिएक्टिव एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये जो पार्ट होता है ये बहुत रिएक्टिव होता है और यही केमिकल रिएक्शन में जनरली पार्टिसिपेट करता है, और जो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है इज कॉल्ड रेसिड्यू। अब हम देखते हैं एल्केन्स। व्हाट आर एल्केन्स? दीज आर ओपन चेन एलिफैटिक सैचुरेटेड कंपाउंड विच हैव नो फंक्शनल ग्रुप। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पैराफिन? पैराफिन ड्यू टू लेस एफिनिटी। पैरा मतलब होता है लेस, एफिन मतलब एफिनिटी, प्रेम, प्रीति। पैराफिन ड्यू टू लेस एफिनिटी टुवर्ड्स रिएजेंट्स। ये बाकी कंपाउंड से, रिएजेंट से आसानी से रिएक्ट नहीं करता, इसे हम पैराफिन कहते हैं। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, CnH2n+2। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो सभी एल्केन जो है वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। The name of the alkanes n is equal to 1 to 10 must be committed to memory since all organic compound is related directly or indirectly to the name of alkane। आप 1 से लेकर 10 तक कम से कम इन नाम को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनके नाम, इनके नोमेनक्लेचर में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। 1 कार्बन का है मीथेन, 2 कार्बन का इथेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन, 5 कार्बन का पेंटेन, फिर 6 का हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक अल्केन के। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप वो होता है कि जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और अब उसको एक रेडिकल बना देते हैं, उसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। तो व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, जो बचा रेसिड्यू वो एक ग्रुप है, एक रेडिकल ग्रुप है, उसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। देखिए अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये आपका हो गया CnH2n+1, एक हाइड्रोजन हट गया। तो आप इसमें ऐसे देखिएगा, मीथेन से हटेगा मिथाइल ग्रुप, इथेन से इथाइल ग्रुप, प्रोपेन से प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटेन से ब्यूटाइल ग्रुप। ये आप समझिए कि जैसे रेलगाड़ी में एक बोगी होती है, आप अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी इंजन में जोड़ सकते हैं, तो वैसे अल्काइल ग्रुप एक बोगी है जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में जुड़ जाता है, ठीक है। ये होता है अल्काइल ग्रुप। अल्कीन क्या होता है?
अल्कीन आर ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो होता है उसे हम अल्कीन कहते हैं, ठीक है। और ये अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब असंतृप्त, इनका सारा पेट जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से नहीं भरा होता है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, यानी इसमें अल्कीन में अल्केन से 2 हाइड्रोजन कम होता है, फिर n is equal to 2, 3, 4 etc. These are also called alkalines और ओलिफिन। इसे हम कहते हैं ओलिफिन। ओलिफिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हैलोजन के साथ ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड बनाता है, ऑयल फॉर्मिंग, इसलिए ओलिफिन। The first 3 members are generally named by their common name. इनके जो पहले 3 मेंबर है उनको कॉमन नेम जाना जाता है। और इसका नोमेनक्लेचर कैसा है? अल्केन से ANE हटा दीजिए और ENE जोड़ दीजिए, तो अल्केन माइनस एन प्लस इन इज इक्वल टू अल्कीन, ठीक है। ये कॉमन नेम है इथिलीन और प्रोपिलीन। इथेन से इथीन, प्रोपेन से प्रोपीन, ब्यूटेन से ब्यूटीन। याद रखिएगा इसका पहला मेंबर जो है वो 2 कार्बन का है, अल्कीन का पहला मेंबर 1 कार्बन था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कहते हैं कि आपके पास कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होना चाहिए वो 2 कार्बन रहेगा, तभी तो डबल बॉन्ड बना पाएंगे, इसीलिए पहला मेंबर 2 कार्बन का है। अल्काइंस, अल्काइन क्या होते हैं? ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कंटेनिंग ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। वहां अल्कीन में था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम अल्काइन कहते हैं। दे आर कॉल्ड एसिटिलीन्स आफ्टर द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। एसिटिलीन से बना इसलिए एसिटिलीन्स भी कहते हैं, एसिटिलीन डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, 2 कार्बन और कम कर दीजिए। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? अल्केन से एन हटा के YNE, अल्काइन, अल्काइन कहते हैं। The position of the triple bond on the parent chain is designated by the lowest possible Arabic numerals. एग्जाम्पल समझिए, ये आपका इथाइन है, यहाँ पर कहा कि ये जो नंबर है ना ये सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। इधर से करिएगा तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से चलेंगे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहे हैं, तो हम 3 पेंटाइन नहीं लिखते हैं, इसे कहते हैं लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे लिखना है, तो इसे कहते हैं 2 पेंटाइन। कुछ अल्काइल ग्रुप्स हैं, उनके कॉमन नाम देख लीजिए, ये अपने कॉमन नाम से भी जाने जाते हैं। आइसो अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये प्रोपेन से अगर एक ब्रांचिंग इस तरह से हो जाएगी तो ये आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है, या आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल ग्रुप बनता है। आइसो अल्काइल ग्रुप नेम कैन बी यूज्ड इन IUPAC nomenclature and its first letter I is considered for alphabetically seniority। इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप को भी IUPAC नोमेनक्लेचर में एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, और इसका जो पहला लेटर है I वही अल्फाबेटिकली चेक किया जाता है, उस पर आप बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन अल्केन, ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का टाइप्स देखना है, वो भी देखिए किस बेसिस पे देखते हैं। द कार्बन एटम in an alkane molecule may be classified into 4 types as primary, secondary, tertiary और quaternary। अल्केन में जो कार्बन एटम है इसको 4 टाइप में कन्वर्ट हम क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जो कंपाउंड में एग्जैक्टली एक कार्बन जुड़ा हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। अ कार्बन एटम अटैच्ड टू एग्जैक्टली वन or no other carbon atom is called a primary carbon atom and is designated as 1 degree carbon। तो 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन ये होता है, ठीक है। किसे कहते हैं? ऐसे कार्बन जो एग्जैक्टली एक कार्बन से जुड़े हों। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये आपका इथेन मॉलिक्यूल है, ये कार्बन एग्जैक्टली एक कार्बन जुड़ा है, तो इसे हम 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहेंगे। यहाँ पर देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, ये CH3, ये जो CH3 है पहला कार्बन और तीसरा कार्बन, ठीक है, ये प्रोपेन में ये 2 आपके पास प्राइमरी कार्बन है। तो जैसे हमने प्राइमरी समझा था, सेकेंडरी क्या होगा? कार्बन चेन में ऐसे कार्बन जो एग्जैक्टली 2 कार्बन जुड़े हों उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। टर्शियरी कार्बन, ऐसे कार्बन जो 3 कार्बन जुड़े हों उसे हम टर्शियरी कहेंगे। ये देखिए सेकेंडरी का एग्जाम्पल बोर्ड पर देखिए, और ये देखिए टर्शियरी का एग्जाम्पल। क्वाटरनरी क्या होगा? प्राइमरी 1 से जुड़ा है, सेकेंडरी 2 से जुड़ा है, टर्शियरी 3 जुड़ा है। क्वाटरनरी कार्बन ऐसे कार्बन विच इज
connected to exactly 4 carbons in the skeleton are known as 4 degree और quaternary carbon। ये देखिए 4 डिग्री या quaternary carbon है, ठीक है, ये 4 डिग्री या quaternary carbon है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टर्शियरी हाइड्रोजन, और क्वाटरनरी से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों? जब 4 कार्बन बैठे हैं तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, 5 तो बैठ नहीं सकता है, तो हाइड्रोजन कहां बैठाइएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स। It may be noted here that there is nothing like a quaternary hydrogen atom, since a quaternary hydrogen atom does not carry any hydrogen। जो आपका quaternary hydrogen atom है वो कोई भी हाइड्रोजन कैरी नहीं करता है। एक सवाल है आपके लिए, how many 1 degree 2 degree 3 degree and 4 degree carbon atoms are present in the following molecule। एक मॉलिक्यूल हमने दिखाया आपको, एक मॉलिक्यूल दिखाया, इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है कौन कौन से कार्बन प्राइमरी हैं, कौन से सेकेंडरी हैं, कौन से टर्शियरी हैं और कौन से क्वाटरनरी हैं। देखिए ये सब प्राइमरी कार्बन है, जो एग्जैक्टली ये कार्बन, 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 तो ये देखिए जिसको भी हमने पिंक सर्किल किया, ये सब प्राइमरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन जो एग्जैक्टली 2 कार्बन जुड़ा हो, तो एक ये कार्बन दिख रहा है, एक ये कार्बन दिख रहा है, तो ये आपका हो गया ब्लू सर्किल वाले सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। टर्शियरी कार्बन ऐसे कार्बन जो एग्जैक्टली 3 से जुड़े हो, तो ये कार्बन टर्शियरी है। टर्शियरी कार्बन के पास एग्जैक्टली एक हाइड्रोजन होता है, तो ये आपके हो गए पीले वाले टर्शियरी, और जो एक ही बचा है इसको हम कह देते हैं, ये लाल वाला आपका है क्वाटरनरी, ठीक है। तो गुलाबी वाला काउंट करिए, पूछ रहा है कितने प्राइमरी कार्बन है, गुलाबी काउंट करेंगे, पिंक, इफ यू काउंट द पिंक सर्कल्स 1 2 3 4 5 6, तो प्राइमरी है 6, सेकेंडरी है 2, टर्शियरी है 2 और क्वाटरनरी है 1, ठीक है। प्राइमरी 6, सेकेंडरी 2, टर्शियरी 2 और क्वाटरनरी 1। याद रखिएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर डिनोटेड बाय लेटर P, S, T and Q। जैसे हमने इसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री दिखाया, ऐसे P, S, T, Q भी लिखते हैं, ठीक है। अगला सवाल आइडेंटिकल क्वेश्चन है, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन एटम्स। ये कंपाउंड है, तो 1 डिग्री कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, 1 डिग्री 5, 2 डिग्री ये वाला है 1, 3 डिग्री ये वाला है 1 और 4 डिग्री ये है 1। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर, तो 1 डिग्री 1 2 3 4 5, 5 1 डिग्री, 1 2 डिग्री, 1 3 डिग्री, 1 4 डिग्री। सॉल्यूशन 1 डिग्री कार्बन एटम्स 5 2 डिग्री 1 3 डिग्री 1 4 डिग्री 1। अब हम आते हैं आईयूपीएसी सिस्टम के पास, आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पहले समझिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी। पहले समझिए कि व्हाट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है द साइंस ऑफ नेमिंग। किसी भी कंपाउंड का नाम आप कैसे रखिएगा, इसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो पहले सोचिए कि नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी। एक एग्जांपल देते हैं, अगर क्लास में कम बच्चे होते हैं तो हम बच्चों को नाम से याद रखते हैं, लेकिन आप इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे और मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो वहां देखेंगे कि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां आपके नाम के साथ साथ आपको एक रोल नंबर भी मिलेगा। जैसे मुझे 342/2005 मिला था, ठीक है। तो ये नंबर आपकी पहचान बनेगी 342/2005, 2005 बैच में आया 342 वाला लड़का 342। तो यहां पर इस तरह के सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि आप सबको प्रैक्टिकली नाम से याद रख पाते, तो आपने सबको नंबर से अलॉट किया और वो नंबर का एक सिस्टम चल रहा है, वो नंबर से आप याद रख रहे हैं, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कार्बन की कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा थी, ठीक है। फिर हमने कहा साहब आईयूपीएसी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग एक ही कंपाउंड को अलग अलग नाम से जानते थे, जनरली जो ओरिजिन हो। जैसे लैटिन अमेरिका में फॉर्मिक एसिड लाल चींटी से मिलती थी तो उसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया। दुनिया के किसी और हिस्से में मान लीजिए अगर वो एप्पल से मिले तो उसका नाम कुछ वैसा मिल गया। 2 जगह केमिस्ट आपस में मिले, दोनों में लड़ाई हो गई, कहे हम इसको कहेंगे फॉर्मिक एसिड, कह रहे नहीं फॉर्मिक एसिड नहीं, इसको तो हम कुछ और कहेंगे। बाद में पता चले 2-4 लाशें गिर गई, तो बाद में पता चला अरे साहब हम तो एक ही कंपाउंड की बात कर रहे थे। तो दुनिया भर के जितने केमिस्ट्री के बाबा लोग थे जब बैठे, उन्होंने कहा यार कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे
जिससे सभी लोग एक ही नाम से कंपाउंड्स को जाने। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, इस सिस्टम का नाम रखा IUPAC। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके आधार पे कंपाउंड्स का नाम रखा जाता है। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या था फॉर नेमिंग स्ट्रक्चर बाय IUPAC सिस्टम इज द चॉइस ऑफ ए पेरेंट नेम ऑफ द बेसिक कार्बन स्केलेटन। पहला जो क्राइटेरिया था कि हम कार्बन स्केलेटन को सिलेक्ट करते थे। Nomenclature of alkane is fundamental to naming whole class of organic compound because it helps us to identify the basic carbon skeleton. तो इस नाम को समझने के लिए, इसका नाम लिखने के लिए आपको अल्केन का नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से क्लियर होना है। अगर अल्केन का नोमेनक्लेचर अच्छे से क्लियर होगा, इससे क्या होगा कि उसी के आधार पे हम कार्बन स्केलेटन समझते हैं कि कितने एटम सबसे बड़े चेन में या पेरेंट चेन में है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन में भी अल्केन का नोमेनक्लेचर बहुत। जनरल रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर का जनरल रूल्स देखना है। The IUPAC system is the most rational and widely used system of nomenclature in organic chemistry. ये सबसे ज्यादा widely accepted है, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री से सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। The most important feature of this system is that, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि any given molecular structure has only one IUPAC name. हर स्ट्रक्चर का एग्जैक्टली एक IUPAC नेम होगा। ठीक है, और एक IUPAC नेम से एक ही स्ट्रक्चर होगा। जैसे एक ही लड़के का नाम बंटी और राजू नहीं हो सकता, उसका कोई एक नाम होगा। और एक नाम से दुनिया में अगर एक ही लड़का हो तो इसी सिस्टम को कहते हैं IUPAC। यानी एक नाम से एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर से एक नाम, एक स्ट्रक्चर का एक नाम। The IUPAC name of any organic compound consists of 5 parts. इसमें 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है वर्ड रूट, दूसरा होता है प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट बताता है कि कितने कार्बन एटम्स का चेन है। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी तो आप समझते हैं, सफिक्स जो नाम के बाद लगता है। सेकेंडरी सफिक्स, ऐसा सफिक्स जो नाम के बाद लगता है। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, तो जो नाम के पहले लगे, तो प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे मैंने एक नाम लिखा श्री अमिताभ बच्चन, मैंने एक नाम लिखा श्री अमिताभ बच्चन, तो बच्चन यहाँ पर क्या है, ये सफिक्स है, अमिताभ वर्ड रूट है और श्री प्रीफिक्स है। तो इस तरह से हम समझेंगे कोई कंपाउंड का आपने नाम लिखा 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूट 1 इन, तो यहाँ पे 2 मिथाइल जो है प्रीफिक्स है, 1 इन जो है सफिक्स है, ब्यूट जो है वो वर्ड रूट है। तो वर्ड रूट क्या बताएगा कि उस कंपाउंड के कार्बन स्केलेटन में, पेरेंट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, ये वर्ड रूट बताएगा। प्राइमरी सफिक्स, ये फंक्शनल ग्रुप जो कंपाउंड के बाद लगेगा, इस पे भी और बड़ा डिस्कशन होने वाला है। और सफिक्स जो है वो बाद लगेगा और प्रीफिक्स जो है वो पहले लगेगा। ठीक है, thus a complete IUPAC name of an organic compound consists of the following parts in the given sequence: secondary prefix, फिर primary prefix, फिर word root, फिर primary prefix, फिर secondary suffix। ठीक है, प्रीफिक्स पहले सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट बताया कितने कार्बन एटम है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, सब पे भी चर्चा होगी। वर्ड रूट क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नेम, नाम का बेसिक यूनिट है। इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन में जितने कार्बन एटम्स हैं इसको ये डिनोट करता है। द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप एंड बेस्ड अपॉन द कॉमन नेम्स ऑफ एल्केन्स। वर्ड रूट बताता है कि ये 10 कार्बन का है तो डेक कहेंगे, 9 कार्बन का है तो नोन कहेंगे। तो यहाँ पर ये वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन हो, और उस चेन के सिलेक्शन में ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो आपका प्राइमरी है उसका हिस्सा हो। इस पे भी खूब डिस्कशन अभी होना है, बहुत से क्वेश्चन भी हमें करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो पहले वर्ड रूट बताएगा कार्बन स्केलेटन में कितने एटम्स हैं। ठीक है, वर्ड रूट याद रखिए, कम से कम 1 से लेकर 10 तक याद रखिए ही। 1 का मिथ, 2 का एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नोन, 10 का डेक। आगे भी 11, 12 अनडेक, 2 डेक, 20 का आइकोस, 30 का ट्रायाकॉन्ट, 40 का टेट्राकॉन्ट, 50 का पेंटाकॉन्ट, 60 का हेक्साकॉन्ट। ये वर्ड रूट है। ये क्या बताता है? ये कार्बन स्केलेटन में कार्बन की संख्या बताता है। फिर हम आते हैं प्राइमरी सफिक्स में। प्राइमरी सफिक्स क्या है? A primary suffix is always added to the word root to indicate whether the carbon chain is saturated or unsaturated.
जो प्राइमरी सफिक्स है वो ये बताने के लिए है कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो 3 बेसिक प्राइमरी सफिक्स आर गिवन बिलो। अगर सैचुरेटेड होगा तो प्राइमरी सफिक्स एन लगाएंगे, अनसैचुरेटेड होगा एक डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, अनसैचुरेटेड होगा एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे। तो ये प्राइमरी सफिक्स जो है ये बताने के लिए है कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में भी डबल बॉन्ड का अनसैचुरेशन है कि ट्रिपल बॉन्ड का अनसैचुरेशन है। ठीक है। इफ द पेरेंट कार्बन चेन कंटेन्स 2, 3 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा आर एडेड टू द प्राइमरी सफिक्स। अगर आप ऐसा कहते हैं कि जो पेरेंट चेन है उसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम वहां पे आगे में डाई, 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं। ठीक है। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 3 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन। ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हम इसको करते हैं इनाइन, अल्किनाइन। तो पहले अल्कीन का नाम फिर अल्काइन का नाम। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? Secondary suffix then added to the primary suffix to indicate the nature of functional group present in the organic compound. Organic compound का जो functional group है उसको बताते हैं secondary suffix से। Secondary suffix of important functional group are given below in their decreasing order of seniority. दोनों बातें समझनी है। तो जो functional group है, primary suffix क्या बताया? Primary suffix बताया कि आपका जो compound है वो saturated है कि unsaturated है। प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी सफिक्स होगा जो सबसे लास्ट में लगेगा वो बताएगा कि किस फैमिली को बिलोंग करता है, अल्केन को, अल्कीन को, अल्कोहल को, अल्डिहाइड को, कीटोन को, अमीन को। ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है। तो अब हम ऐसा देखेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसके प्रायोरिटी के ऑर्डर पे कि भाई अगर 2 आ जाएगा तो किसको प्राइमरी मानना है, सेकेंडरी सफिक्स मानना है, किसको प्रीफिक्स मानना है। तो आप इसका एग्जांपल समझिए कि ये सीनियरिटी ऑर्डर क्या होता है, इसको हम प्रायोरिटी टेबल कहते हैं। जैसे एकदम छुट्टी का टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, आप आराम से आए, रिमोट लिया और कार्टून नेटवर्क देख रहे थे, बहुत अपने जीवन से खुश है। अचानक क्या होता है, आपके भैया आते हैं, आपसे रिमोट छीन लेते हैं, यार मैच चलेगा। अब भाई उनकी प्रायोरिटी आपसे ज्यादा है, आपसे सीनियर है, सीनियरिटी की बात मानी गई। तब आप क्या करते हैं, मन मार के टीवी देख रहे हैं उनके साथ, भैया बहुत खुश है, उधर से पिताजी आ गए, कहे चलो रिमोट दो, इसमें क्या चलेगा, इसमें न्यूज चलेगा। तब उनकी सीनियरिटी भैया से ज्यादा थी, न्यूज चलने लगा। अभी पिताजी न्यूज देख रहे हैं कि दादाजी आ गए उन्होंने कहा मुझे तो सत्संग देखना है, चलो रिमोट दो। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब कोई नहीं होता है तो आप सीनियर हैं, लेकिन आपसे ज्यादा सीनियर आदमी अगर चेन में होगा तो उसको हम सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे, और आपसे आपकी सीनियरिटी कम होगी तो आप प्रीफिक्स में चले जाएंगे। कुछ कंपाउंड है सीनियरिटी के आधार पे, सीनियरिटी के ऑर्डर पे ही हम इन कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं। सबसे ज्यादा सीनियरिटी हम मानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसका सफिक्स है ओइक एसिड। अल्केन में ए हटाएंगे और ओइक एसिड लगा देंगे तो एल्केनोइक एसिड। इसका प्रीफिक्स है कार्बोक्सी। तो आप कहेंगे साहब अगर ये सबसे सीनियर है तो इसको प्रीफिक्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर एक से ज्यादा का ऐसे कंपाउंड हो, एक से ज्यादा यही ग्रुप आ जाए, या ऐसे भी केसेस दिखाएंगे जहां पर ये कार्बन चेन में साइक्लिक ग्रुप में है और इसकी प्रायोरिटी कम हो जाती है, वैसे भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगर प्रीफिक्स में होगा तो कार्बोक्सी होगा। ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड 3 बार 5 बार होगा तो सबको आप मेन चेन नहीं ले सकते, तो वैसे केस में ये क्या होगा, वैसे केस में प्रीफिक्स में भी जाएगा तो वहां पे कार्बोक्सिल। सल्फोनिक एसिड जो है ये सल्फोनिक एसिड नाम लगाता है एल्केन सल्फोनिक एसिड, इसका प्रीफिक्स है सल्फो। अगले में देखते हैं, ये है आपका RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R, ये है आपका एनहाइड्राइड, तो ये नाम के आगे लगता है ओइक एनहाइड्राइड। ये है आपका RCOR, ये है ईस्टर, ये लगता है ओवेट, ये लगता है ओवेट कार्बोक्सिलेट, अल्काइल एल्केनोएट। तो अगर ये प्रीफिक्स में आएगा तो ये होगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल या एल्कोनाइल ऑक्सी। ये है आपका एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड OX, तो इसके साथ होता है ऑयल हैलाइड, या जनरली ये क्लोराइड के फॉर्म में होता है तो ऑयल क्लोराइड। ठीक है। अगर प्रीफिक्स है, इससे ज्यादा प्रायोरिटी, इसके ऊपर जो लोग आए वो अगर ग्रुप में होंगे तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा, प्राइमरी नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा हेलो कार्बोनाइल।
इसी तरह से एमाइड है RCONH2 एल्केन अमाइड, सफिक्स लगाएंगे अमाइड, प्रीफिक्स कार्बोमाइल। साइनाइड है Cl, अल्केन नाइट्राइल है, प्रीफिक्स साइनाइड। ये है R C डबल बॉन्ड OH, इसे कहते हैं एल्डिहाइड, तो इसमें अल लगाते हैं अल्केनल, प्रीफिक्स में फॉर्माइल या ऑक्सो। इसके ठीक बाद आता है एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन, कीटोन में लगाते हैं ओन, एल्केनोन, ऑक्सो। एल्केनोल अल्कोहल, ओल लगाते हैं। थायो अल्कोहल OH या SH, तो थायोल लगाते हैं। RNH2 एमीन है, तो एमीन लगाते हैं। अल्कोहल का कीटोन का प्रीफिक्स है ऑक्सो, अल्कोहल का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, थायो अल्कोहल का है मरकैप्टो, एमीन का है एमिनो। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल देखिए। तो ये जो एग्जांपल्स है, above examples illustrate the use of word root, primary suffix, secondary suffix in the naming of organic compound। एक कंपाउंड है CH3 CH2OH, वर्ड रूट क्या बताया, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट होगा ईथ। प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स है आपका कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है तो एन होगा। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है तो ओल होगा, नाम हो जाएगा इथिनॉल। यहां देखिए 1 2 3, तो वर्ड रूट 3। प्राइमरी सफिक्स अल्केन है क्योंकि सैचुरेटेड है तो एन, सेकेंडरी सफिक्स अमीन तो प्रोपेनामीन। इस तरह से ये ब्यूटेनोइक एसिड है, ये प्रोपेन नाइट्राइल है। एक कंपाउंड देखिए इसका याद रखें, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है फर्स्ट ग्रुप में वो मेन चेन में काउंट होते हैं। तो जैसे ये ब्यूटेनोइक एसिड है तो 1 2 3 4, तो ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी काउंट होगा। ये मत समझिए कि 3 कार्बन का, ये 4 कार्बन का है, यहाँ पर ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, यहाँ पर ये 3 कार्बन का। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है तो वो भी आपका, अगर वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है आपका, तो वो भी आपका सबसे, अगर सिमिलरिटी का हाईएस्ट सिमिलरिटी है वैसे फंक्शनल ग्रुप की, तो वो भी कार्बन चेन में काउंट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो ई है, तो हम इसका नाम क्या कहेंगे, ये अगर सब कुछ ठीक होता तो ये होता प्रोपेनल, लेकिन ये प्रोपेनल नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रोपिनल। और यहाँ पर देखिए 3 कार्बन का है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये होना चाहिए था प्रोपेनोइक एसिड, तो ये प्रोपेनोइक एसिड क्या हो गया, प्रोपेनाइक एसिड। तो यहाँ पर एन को YN लगा दिया, तो ये यहाँ पे ये जो YN है ये बता रहा है आपका प्राइमरी सफिक्स। ओइक एसिड फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करता है, ये बता रहा है आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स इज यूज्ड टू सिंपली डिस्टिंग्विश साइक्लिक फ्रॉम असाइक्लिक कंपाउंड। अब आते हैं प्रीफिक्स में। प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स जो है जो नाम के पहले, वर्ड रूट के पहले लगता है। तो कहते हैं कि जो प्राइमरी प्रीफिक्स है सिर्फ डिस्टिंग्विश करता है साइक्लिक और एसाइक्लिक, ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक है और जो नहीं। एग्जांपल देखिए, इन केस ऑफ कार्बोसाइक्लिक एसिड cyclic compound containing only carbon atoms in the ring, a primary prefix cyclo is used immediately before the word root। अगर ऐसा कंपाउंड है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उसमें एक साइक्लो वर्ड इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देखिए, 5 कार्बन का है तो ये होता पेंटेन, लेकिन ये साइक्लिक इसलिए साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स देखिए, in IUPAC system of nomenclature certain groups are not considered as functional group but are treated as substituents। कुछ ऐसे ग्रुप है जिनको हम कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं, सबस्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। These are called secondary prefixes and are added immediately before the word root। ठीक है, in alphabetical order to denote the side chain और substituent group। ये ऐसे लोग हैं जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो वर्ड रूट के पहले, और साइक्लिक कंपाउंड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले होता है। ठीक है, और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि 2-3 है, मिथाइल है, इथाइल है, क्लोरो है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णमाला के आधार पर जो पहले आएगा, ए पहले आएगा तो पहले ए वाला, बी बाद में आएगा तो फिर बी वाला। The secondary prefix for some group which are always treated as substituent group regardless of the fact whether the organic compound is monofunctional or polyfunctional are given below। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है कुछ दिया हुआ है, जैसे ये देखिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये आपका हेलोजन है। ठीक है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो है। एक इंपॉर्टेंट है, देखिए ये है OCH3, ये है आपका क्या, ये आपका ईथर है, मिथॉक्सी, OET OC2H5, ये इथॉक्सी। अगर अल्काइल ग्रुप रहेगा तो अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, इस तरह के ग्रुप आपके हैं। तो ये हेलोजन है, ये आपका मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ये सब क्या है, ये है आपके
ईथर, ये अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से, ठीक है। OR जो है वो अल्कोक्सी है। अब कुछ कंपाउंड देखते हैं, CH3 CH2 Br। अब Br जो है मैंने बताया ये कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, तो ये हमेशा क्या होंगे, प्रीफिक्स के तौर पे लगेंगे, यानी इससे ज्यादा प्रायोरिटी अल्केन की है, तो ये नाम हो जाएगा इथेन। इथेन के पहले है इसलिए ब्रोमो इथेन। CH3 NO2, NO2 भी जो है वो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो नाइट्रोमीथेन। C2H5 OC2H5, ये देखिए ये इथॉक्सी है, तो ये हो जाएगा आपका इथॉक्सी जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स है, 2 कार्बन का है तो इथेन, तो इथॉक्सी इथेन। एक एग्जांपल देखिए, एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें यहाँ 1 नंबर कार्बन पे OH दिया है और यहाँ ब्रोमीन लगा है, तो जाहिर सी बात है OH की प्रायोरिटी तो ब्रोमीन से ज्यादा ही होगी, तो हम इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 रिंग बनाते हैं। तो जो आपका वर्ड रूट है वो 6 कार्बन का है, तो वर्ड रूट देखिए 6 कार्बन। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो 1 ओल, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो, और 4 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन है, तो 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, ठीक है। एक एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि इस कंपाउंड का नाम लिखिए, फिर से 5 नंबर है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है, तो 1 नंबर ये, इधर से 2 इधर से 3, तो 2 आइडो 3 मिथाइल, आई और एम को अल्फाबेटिकली देखा है हमने, अल्फाबेटिकली लिख दिया, 2 आइडो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन सल्फेनोइक एसिड, 2 आइडो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन सल्फेनोइक एसिड। एक और केस है, ये देखिए आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये अल्कोहल है, तो जाहिर सी बात है इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, तो 2 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड कॉम्प्लेक्स अल्केन्स। अब अल्केन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर आपको दिख रहा है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। पहला काम की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो काउंट करना है। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट चेन एंड नेम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। जैसे देखिए ये है आप में, तो हमने सबसे बड़ा चेन ढूंढा, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे बड़ा चेन ढूंढ लिया। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। When chains of equal length are competing for selection, that chain is selected which has more number of substituents. अगर ऐसा हो जाए कि दो अलग अलग चेन देखिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हमेशा उसको लीजिएगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, 7 का कोई और हो और इसमें कितनी ब्रांचिंग है, 1 ब्रांचिंग 2 ब्रांचिंग 3 ब्रांचिंग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें इसको ही हम लेंगे, दो चेन सिलेक्ट हो रहा है, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन, कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्टेड एज above is numbered consecutively from one end to other end such that substituent attached with the lowest number, इसे कहते हैं लोएस्ट सबग्रुप। अगर आपके पास दो तरफ से काउंटिंग करने का ऑप्शन है तो आप उधर से चलेंगे जिससे लोएस्ट सबग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का नंबर जो है लोएस्ट है। एग्जांपल में देखिएगा, तो इस एग्जांपल में देखिए नंबरिंग हम कर रहे हैं किधर से, ये नंबर दे रहे हैं 1 2 3, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है और 4 नंबर पे। लेकिन आप नंबरिंग इधर से किए होते तो क्या गड़बड़ होता कि ये 4 नंबर पे होता, ये 5 पे, ये 6 पे, तो इसे कहते हैं लोएस्ट सबग्रुप। जो सब्स्टिट्यूएंट है रिटर्न में भी पड़ा है उसका सब मिनिमम आना चाहिए। तो इस नंबर के हिसाब से 2 3 4 कंपेयर टू 4 5 6 is preferred if numbering is done from other end। इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 3 4 आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 का सम क्या होगा, 2 + 3 + 4 4 3 7 2 9, यहाँ पर होगा 4 5 6, तो 5 4 9 9 6 15, तो ऑब्वियसली बात है 9 जो है वो 15 से छोटा है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन का सम हो वो कम है। Each alkyl substituent is named according to number of carbon atom present in it and it is prefixed by the number to which it is located in the main chain। इसमें क्या करना है, जितने भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट, तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है वो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल, 2 कार्बन का है तो इथाइल, इस तरह से होगा, ठीक है। 1 कार्बन का मिथाइल 2 नंबर कार्बन पे है, पीछे एग्जांपल देख रहे हैं,
2 कार्बन का इथाइल है 3 नंबर कार्बन पे 3 इथाइल, और प्रोपाइल जो है 4 नंबर कार्बन पे है तो 4 प्रोपाइल। तो इस तरह से पूरे कंपाउंड का नाम हो गया। एम ई और पी में ई सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली लिखा है 3 इथाइल। एम और पी में एम एन ओ पी, एम पहले आता है अल्फाबेटिकली 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 4 प्रोपाइल, 7 कार्बन का है हेप्टेन। ये जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया था उसी स्ट्रक्चर का है ये। If the same substituent occurs more than once in a molecule, जैसे मान लीजिए मिथाइल 2 बार आ जाए, इथाइल 2 बार आ जाए, तो नाम क्या है, डाई मिथाइल, डाई इथाइल, ट्राई मिथाइल ऐसे करते हैं, और नंबर लिखते हैं 2 डाई मिथाइल, 3 डाई इथाइल, ठीक है, ये लगाते हैं। लेकिन ये देखिए ऐसा एक क्वेश्चन जो है इसमें ये इथाइल इथाइल कर दिया गया, तो मिथाइल एट नंबर 2 3, इथाइल एट नंबर 3, प्रोपाइल एट नंबर 4। तो क्या किया हमने, 3 नंबर पे किया 1 2 3 इथाइल, और 2 3, 2 पे मिथाइल है 3 पे मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। तो अगर इस तरह से हो जाए कि एक ही ग्रुप 2 बार आ जाए, तो 2 3 उनके नंबर, उनका पोजीशन बता रहा है, डाई मिथाइल 2 मिथाइल ग्रुप है वो बता रहा है, ठीक है। तो 3 इथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 4 प्रोपाइल हेप्टेन। The name of the compound is composed in such a manner that each substituent with its number and name is written alphabetically just before the word root. Prefix di, tri, tetra are not considered in deciding alphabetical order. अगर आपके पास इथाइल, मिथाइल, ब्रोमो है, ये बात कह रहा है कि भाई उसके आधार पे अल्फाबेटिकली वर्णमाला के आधार पे लिखिएगा, लेकिन डाई मिथाइल होगा तो डाई का डी मत देखिएगा, मिथाइल का एम देखिएगा। Ethyl will be written before methyl, which will be written before propyl. ठीक है? Note that in lieu of example, this pattern has been compiled. उस example में हमने इसका ध्यान रखा था। Numbers are separated each other by commas. 2 3 dimethyl, तो 2 और 3 के बीच में comma देंगे, ठीक है? Numbers are separated from word by hyphens. Number और word के बीच में hyphen, 2 hyphen methyl, तो 2 और मिथाइल के बीच में hyphen होगा, ठीक है? 2 और 3 के बीच में कॉमा होगा। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड एज अ सिंगल वर्ड, बिना किसी स्पेस के एकदम फ्री हैंड में लिखिएगा। तो क्या याद रखिएगा, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा होता है, वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन होता है। इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का है। इधर से चल रहे हैं, 2 पे है, 3 पे है, 4, इधर से कोशिश करिए तो 3 4 5 हो जाएगा, वैसी बात है वो नहीं लेंगे। 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, तो क्या नाम लिखेंगे, 2 4 डाई मिथाइल, प्राइमरी सफिक्स 8 सिंगल बॉन्ड है, चेन इज नंबर्ड एज शोन, चेन की नंबरिंग हमने कर लिया। वर्ड रूट इज हेक्स, 6 कार्बन का है, वर्ड रूट हेक्स हो जाएगा। प्रीफिक्स मिथाइल अपेयर्स ट्वाइस, तो ये 2 3 पे है, तो इट इज 2 4 डाई मिथाइल 3 इथाइल, ठीक है। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, इथाइल जो है वो एन से पहले आता है, 3 इथाइल, फिर हाइफन दीजिए, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, कंपाउंड का नाम होगा 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन का है तो हेक्सेन, तो 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। एल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, एल्कीन में फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट का चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, याद रखिएगा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसमें डबल बॉन्ड अब हर हाल में होगा। हो सकता है आप उससे बड़ा चेन ढूंढ ले जाए जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन अगर आपने तय कर लिया है कि एग्जाम से पहले मैं मंदिर होकर जाऊंगा तो उसकी प्राथमिकता दी जाएगी, भले वो रास्ता लंबा पड़े, भले आपको कम कार्बन की संख्या मिले, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कम कार्बन की संख्या मिले फिर भी डबल बॉन्ड जो है वो आपके कार्बन चेन में, पेरेंट चेन में आना चाहिए। दिस नीड नॉट बी द लॉन्गेस्ट चेन इन द कंपाउंड एज ए होल, कुछ जरूरी नहीं है कि सबसे लंबा हो। पेरेंट नेम विल बी एल्कीन करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन केप्ट इन द लॉन्गेस्ट चेन। ये देखिए हमने किया है, एक कंपाउंड है 1 2 3 3 4 5, ठीक है, 3 3 6। अगर मान लीजिए इधर से ऐसे कुछ होता है कि 7 कंपाउंड का भी बन जाता तो भी हम इसी को पेरेंट चेन लेते। हम कार्बन सबसे बड़ा वो चेन लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड है। लॉन्गेस्ट चेन 6 एटम का हेक्सीन, पेरेंट नेम हेक्सीन है। कंपाउंड क्या करेंगे, कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन इज नंबर्ड सो दैट
डबल बॉन्ड कार्बन एटम गेट द लोएस्ट नंबर, उधर से नंबरिंग करेगा जिधर से डबल बॉन्ड सबसे पास हो, तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। The position of the double bond is indicated by the smaller of number assigned to two carbon atoms of the double bond. 1 पे है और 2 पे, तो ये 1 माना जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, ये 1 है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा, 3 नंबर पे इथाइल है, 3 इथाइल 3 मिथाइल, 3 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 1 इन। ठीक है, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 1 इन। एक और कंपाउंड देखिए, इस कंपाउंड में जब देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का है, 5 पे 2 बार मिथाइल है, 2 पे 2 बार मिथाइल है, तो आप कहेंगे 2 2 5 5 एक हाइफन टेट्रा मिथाइल, और 6 कार्बन का वर्ड उठाए तो हेक्सीन होगा, लेकिन 3 नंबर पे आ रहा है ना टेट्रा मिथाइल हेक्स 3 तो 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल हेक्स 3 अल्काइन का नोमेनक्लेचर देखते हैं, जैसे अल्कीन में देखा था इन लगाते थे, अल्काइन में आइन लगाएंगे, तो ब्यूटाइन। ठीक है, ये देखिए 4 4 डाइमिथाइल पेंट 1 आइन। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, तो ये जैसे ये है आपका ब्यूट 2 आइन, 4 कार्बन का है ब्यूट 2 आइन, और यहाँ पर देखिए हमने नंबरिंग इधर से की, क्योंकि उधर से नंबरिंग करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ट्रिपल बॉन्ड का हो, तो 1 यहाँ होगा, 1 2 3 4, तो 4 4 इधर से नंबरिंग करेगा, मिथाइल भले पहले आएगा, डबल बॉन्ड बाद में चला जाएगा, उधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहली प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दी जाएगी, तो 4 4 डाइमिथाइल पेंट 1 आइन। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों होगा तो प्रायोरिटी देने से पहले लोएस्ट सम रूल देखेंगे, उधर से नंबरिंग करेंगे जिससे डबल बॉन्ड जहां पर है और ट्रिपल बॉन्ड जहां पर है वो सम सबसे छोटा है। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों में लड़ाई हो जाए कि एक तरफ से डबल बॉन्ड एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड, दोनों नंबर सेम आ रहा है, वैसे केस में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिएगा, और जब भी नाम लिखते हैं तो इन पहले लिखते हैं और आइन बाद में लिखते हैं। एग्जांपल देखिए, सच हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एल्कीन आइन नॉट अल्काइन इन, ये कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा इन पहले आइन बाद में। ठीक है, नंबरिंग इज डन इन अ मैनर दैट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ हैव द सेम नंबर, देन डबल बॉन्ड इज गिवन प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। पहले बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, कहते हैं नहीं साहब पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, नहीं, पहले लोएस्ट सम रूल को प्रेफरेंस दीजिएगा, उधर से चलिएगा जिससे डबल बॉन्ड का पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सम करने पे सबसे छोटा नंबर आए। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों तरफ से वही बात हो जाए, तब वैसे केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है इधर से चलेंगे तो 1 4, इधर से चलेंगे तो 1 4, तो क्या करेंगे, ऐसे केस में इधर से चलेंगे, ये आप जिधर से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो राइट जो होगा वो 1 यहाँ पे कार्बन नंबर 1 यहाँ होगा। ठीक है, दिस इज करेक्ट 1 1 2 3 4 5 इधर से चलेंगे। नंबरिंग इज डन फ्रॉम अल्कीन। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्लैश हो जाता है, दोनों तरफ से एक ही बात आ रही है, तो प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को दीजिएगा। एक एग्जाम्पल दिया है, इसका नाम लिखना है। ये देखिए 1 नंबर पे है, 2 3 3 नंबर पे, 1 और 3 पे, इधर से करिएगा तो 1 2 3 पे है और 5 पे, तो इधर से ही प्रायोरिटी देंगे। नाम होगा ऑक्ट 1 इन 4 आइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का है, तो 1 इन 4 आइन। अगला स्ट्रक्चर देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, तो दोनों तरफ से काउंट करके देख लीजिए, जिधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसका सम मिनिमम आएगा, वैसे ही हम नाम रखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट 3 6 डाई इन 1 आइन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये पहला लेक्चर था, अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक है, और जितने भी बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बच्चे ही हमारी हिम्मत है, आप वीडियोस देखते रहते हैं तो हमें बनाने की हिम्मत मिलती है। हैप्पी लर्निंग। इसके आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगले क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।